तो खर्च करना ही पड़ेगा। यूक्रेन में चल रही जंग को 8 महीने होने वाले हैं। इलॉन मस्क भी शुरू से ही यूक्रेन को इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं। शुरू में तो इलॉन मस्क ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब तक इलॉन मस्क की कंपनी को उनके इंटरनेट के लिए पैसा न तो यूक्रेन से मिला और न ही अमेरिका से। अब तो यह भी साफ नहीं है कि ये जंग आखिर खत्म कब होगी, क्योंकि जब तक ये जंग चलती रहेगी यूक्रेन की फौज को तब तक इंटरनेट की जरूरत पड़ती ही रहेगी। यही वजह है कि मस्क की कंपनी को भी अपना बजट देखना पड़ रहा है और ये सोचना पड़ रहा है कि वो जंग का बोझ अपनी कंपनी की बैलेंस शीट पर कब तक डाल पाएंगे। दावा तो यह भी है कि हर महीने रूस की फौज स्टारलिंक के सैकड़ों उपकरणों को नुकसान पहुंचा रही है और हर महीने स्टारलिंक को वो उपकरण बदलने भी पड़ रहे हैं। ऊपर से यूक्रेन की फौज की उम्मीदें भी कम नहीं हो रही। अभी तक स्टारलिंक के करीब 5000 टर्मिनल यूक्रेन की फौज को दिए जा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन की फौज ने मांग की है कि उन्हें जल्द ही 8000 टर्मिनल और चाहिए। ऊपर से हर महीने स्टारलिंक को अपने कम से कम 500 टर्मिनल बदलने पड़ रहे हैं। ये वो टर्मिनल होते हैं जो जंग में रूस की फौज के हमलों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। शुरू में तो इलॉन मस्क जंग में खुद शांति दूत बने हुए थे। यूक्रेन की मदद के लिए वो दोनों हाथों से स्टारलिंक का खजाना लुटाने में लगे थे, लेकिन अब लगने लगा है कि दुनिया की शांति और यूक्रेन की जीत से पहले उन्हें भी अपना कारोबार देखना है। इसीलिए अब उन्होंने अमेरिका की सरकार को पूरा बजट बनाकर भेज दिया है और ये बता दिया है कि उन्हें यूक्रेन की मदद के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि स्टारलिंक ने जो आंकड़े दिए हैं वो कुछ महीनों के नहीं है, बल्कि स्टारलिंक तो 2023 तक का अनुमान लगाए बैठा है। मतलब मस्क ये मानकर चल रहे हैं कि यूक्रेन में चल रही जंग 2023 तक खत्म नहीं होने वाली। इस साल यूक्रेन की फौज को दी सेवाओं के लिए मस्क की कंपनी को $12 करोड़ यानी करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है, जबकि 2023 तक यूक्रेन को इंटरनेट देने के लिए मस्क की कंपनी पर $40 करोड़ यानी करीब 3200 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। यूक्रेन के लिए इस वक्त इंटरनेट सबसे जरूरी हथियार है। रूस की फौज पहले ही यूक्रेन में पहुंचने वाली इंटरनेट की तारों का पूरा जाल तबाह कर चुकी है, लेकिन स्टारलिंक का इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से पहुंचता है, इसलिए पुतिन उसे रोक नहीं पाते। इसी इंटरनेट की मदद से यूक्रेन की फौज ने रूस को कई बड़े झटके दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर इस इंटरनेट का खर्च मस्क की कंपनी को देगा कौन, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने अब तक मस्क की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि अमेरिका को स्टारलिंक पर पड़ रहे बोझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइडेन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि यूक्रेन को इंटरनेट मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। मुमकिन है कि अमेरिका इस बोझ को यूक्रेन पर डालने की कोशिश करे। हालांकि यूक्रेन पहले से पुतिन की मिसाइलों के हमलों से बेहाल है। हथियारों के सौदों ने यूक्रेन का खजाना तो काफी पहले खाली कर दिया था। मतलब साफ है कि यूक्रेन को मस्क का सहारा मिलना कभी भी बंद हो सकता है। दुनिया फिर उस खतरे की ओर बढ़ रही है जिससे केवल और केवल तबाही होगी, क्योंकि पुतिन और बाइडेन दोनों ने जाहिर कर दिया है कि वो अपना दम दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे और इसी महीने दोनों महाशक्तियों का परमाणु अभ्यास डराने वाली बात है। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद पूरी दुनिया वैसे ही सहमी हुई थी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि पुतिन का परमाणु बम कब और कहां से गिरेगा। हाँ, ये पक्का है कि जिस दिन पुतिन का दिमाग घूमा उसी दिन परमाणु बम गिर जाएगा, जिसका निशाना होंगे उनके जानी दुश्मन बाइडेन एंड कंपनी, या यूं कहें कि नेटो में शामिल देश, क्योंकि सारे फसाद की जड़ नेटो ही है, जिसके उकसाने पर यूक्रेन में जंग शुरू हो गई और उसके खत्म होने के आसार ही नजर नहीं आ रहे। और अब तो ये तक कहा जा रहा है कि यूक्रेन की वजह से न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है, या यूं कहें कि परमाणु हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की जमीन तैयार है, जिसमें एक तरफ होंगे पुतिन और दूसरी तरफ होंगे यूक्रेन को युद्ध की आंख में झोंकने वाले नेटो देश। कहा जा रहा है कि उस परमाणु युद्ध की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसी महीने नेटो में शामिल 14 देश परमाणु जंग लड़ने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस ड्रिल का नाम है स्टेडफास्ट नून, जो रूस से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पर होगी, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी शामिल है, जिसे जाना ही इस बात के लिए जाता है कि यह कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है। यानी पुतिन की एक धमकी ने बाइडेन को मजबूर कर दिया कि वो अपने खतरनाक हथियारों की ताकत फिर से चेक करें, क्योंकि पुतिन ने कीव में जो विनाश लीला दिखाई उससे यह साबित हो चुका है कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो ट्रिगर दबाते ही तबाही ला सकते हैं। और माना जा रहा है कि 15 देशों की न्यूक्लियर ड्रिल में इसी वजह से B-52 बॉम्बर को शामिल किया गया, क्योंकि जानकार मानते हैं कि बम बरसाने वाले इस विमान को बनाया ही गया था रूस से लड़ने के लिए। B-52 बॉम्बर में कम से कम 20 क्रूज मिसाइलें हमेशा तैनात रहती हैं जो परमाणु हमला भी कर सकती हैं। वैसे 6 इंजन वाले B-52 बॉम्बर एक बार में 32,000 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। अमेरिका का यह विमान लंबी और ऊंची दूरी से बम बरसाने की क्षमता रखता है, जिसे सोवियत संघ पर बम बरसाने के लिए तैयार किया गया था। ये सबसोनिक स्पीड से चलते हैं, यानी इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से कम होती है और अमेरिका के 50 से अधिक B-52 हमेशा सक्रिय रहते हैं।
यानी नेटो परमाणु जंग के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि नेटो महासचिव का कहना है कि रूस भी जल्द ही परमाणु ड्रिल करने वाला है। यानी पुतिन पीछे नहीं है। क्योंकि एक तरफ उनकी मिसाइलें कीव पर कहर बनकर टूट रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो भी परमाणु अभ्यास करने वाले हैं। खबर है कि इसी महीने रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल सरमात से अभ्यास करने वाला है। मतलब रूस उस मिसाइल से अभ्यास करेगा जो केवल उसकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइलों में एक है। रूस तो ये तक कहता है कि सरमात दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर और वजन 208 टन है। रूस ये दावा करता है कि सरमात मिसाइल अपने एक ही वार में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को बर्बाद करने की ताकत रखती है। और सबसे डरावना दावा यह कि सरमात एक साथ 15 जगहों पर परमाणु हमला कर सकती है। मतलब अगर नेटो डर रहा है तो उसका डरना सही है, क्योंकि पुतिन के पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो नेटो में शामिल देशों का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। यानी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, जिसमें एक चिंगारी लगते ही वो होगा जिसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। यूक्रेन में जो हथियार चले वो परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन उनसे इतनी तबाही हुई कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। तो सोचिए अगर परमाणु हथियार चले तो क्या होगा। लेकिन दो महाशक्तियों का झगड़ा अब उस मोड़ पर आ चुका है कि वहां से उनका पीछे मुड़ना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि रूस और अमेरिका दोनों अपने अपने परमाणु हथियारों को धार दे रहे हैं। रूस के विपक्षी नेताओं ने भी कहा है कि पुतिन के बयान को हल्के में लेना गलती होगी। रही बात नेटो देशों की, तो वहां भी अफरा तफरी है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने तो हर परिवार को कयामत के लिए तैयार रहने को बोल दिया है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप भी परेशान है। खबर है कि वहां आयोडीन की गोलियां खरीदने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान तब हुआ जब पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी थी। मतलब ना यूरोप और ना ही अमेरिका पुतिन की धमकी को हल्के में ले रहे हैं। और इसीलिए बाइडेन सरकार ने 2400 करोड़ रुपए की एंटी रेडिएशन दवा खरीदने का ऐलान किया है। यह दवा है पोटेशियम आयोडाइड, जिसे आयोडीन की गोली भी कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चों और बड़ों दोनों को परमाणु हमले के बाद होने वाले रेडिएशन से बचाया जा सकता है। इसके अलावा आयोडीन की गोली की डिमांड यूरोप में भी बढ़ी है, क्योंकि पुतिन का पहला निशाना तो यूरोप के देश ही बन सकते हैं। पिछले महीने ही यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया था कि यूक्रेन को आयोडीन की गोली भेजी जाएगी। इसके अलावा पोलैंड में भी आयोडीन की गोलियों की डिमांड बढ़ गई है, जहां के हर प्रांत में इसे बेचने के सेंटर भी बनाए गए हैं। जब कोई परमाणु हादसा या परमाणु हमला होता है तो उसे रेडिएशन होता है। उससे बड़े परमाणु हमले से बचना करीब करीब नामुमकिन होता है, लेकिन अगर छोटा परमाणु हमला है तो उससे होने वाले रेडिएशन से ये आयोडीन की गोलियां बचा लेती हैं, क्योंकि ये दवा हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन जाने से रोकती है। इसे ऐसे समझिए कि परमाणु हादसे के दौरान रेडियो एक्टिव आयोडीन फैलता है और थायराइड ग्रंथि के रेडियो एक्टिव आयोडीन सोखने से थायराइड कैंसर हो सकता है। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड रेडियो एक्टिव आयोडीन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये दवा लेते ही थायराइड ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है, जिससे रेडियो एक्टिव आयोडीन अंदर नहीं जा पाता। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि परमाणु युद्ध होते ही हवाई सफर ठप हो जाएगा। यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने वैसे ही कई देशों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, जिनमें ज्यादातर वो पश्चिमी देश हैं जो जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। और इसीलिए रूस ने अपनी एयर स्पेस को अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के यात्री विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, क्योंकि रूस की एयर स्पेस बंद होने के बाद इन विमानों को या तो नॉर्थ पोल की ओर से या फिर सेंट्रल एशिया के रास्ते जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार तो विमान को लौटने में दुगना वक्त भी लग जाता है। लेकिन अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि परमाणु युद्ध एक नई मुसीबत लाएगा और हवाई सफर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो रूस और नेटो देश भिड़ेंगे और ऐसी मिसाइलें चलेंगी जो हवा से हवा में मार करती हैं। यानी हवाई रास्तों से गुजरना हर विमान के लिए खतरे से भरा होगा, जिसकी वजह से विमान एयरपोर्ट पर खड़े रह जाएंगे, या यूं कहें कि परमाणु युद्ध की वजह से हवाई सफर ठप हो जाएगा। यूक्रेन और रूस की जंग को 8 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध थमने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। पुतिन के मिसाइल अटैक के बाद जेलेंस्की ने भी बदला लेने के लिए पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर हमला बोल दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। ये वो शहर हैं जो यूक्रेन बॉर्डर के पास हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव में हुई मिसाइलों की बौछार के बाद जेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस में घुसकर हमले करने की खुली छूट दे दी है। और इसी वजह से अब यूक्रेन के सैनिक रूस के इलाकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन का सैन्य अभियान यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेन ने नेटो की सदस्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है, तब से पुतिन और भी भड़क गए हैं।
और माना जा रहा है कि वो जेलेंस्की को झुकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने भी रूसी इलाकों